हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम और मोमेंट ऑफ ए वेक्टर डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। आज हम हमारे सेम चैप्टर रोटेशनल मोशन जो हम कर रहे हैं उसी को नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ ए वेक्टर डिफाइन किया था। तो फिर उससे हमने टॉर्क डिफाइन किया था। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसी तरह से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called angular momentum. angular momentum ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर L से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे लिखेंगे हम? डिनोटेड बाय वेक्टर L। तो ये पॉइंट A है। यहां पर लीनियर मोमेंटम वेक्टर P होता है, P इक्वल टू mv। और ये पॉइंट O है जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। ये वेक्टर R है और ये एंगल आपका थीटा है। तो यहां से आपका वेक्टर L क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P हो जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ वेक्टर A हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया, वो R क्रॉस A था। तो यहाँ वेक्टर P है तो R क्रॉस P, और उसको हमने मोमेंट को नाम दिया है एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड की टर्म में A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। तो ये हो जाएगा RP साइन थीटा। मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। और यहां पॉइंट O से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल 90 डिग्री है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मैं B ले लेता हूं। तो OB क्या होगा आपका? R साइन थीटा। और R साइन थीटा इसको मैं लिख देता हूं R परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? ये होगा कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू P। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। तो मैं L को लिख सकता हूं R साइन थीटा इंटू P। इट इज R परपेंडिकुलर इंटू P। इसी तरह से अगर P का कंपोनेंट आप निकालेंगे परपेंडिकुलर टू R तो P साइन थीटा आएगा। उसको मैं P परपेंडिकुलर लिख देता हूं। ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ P परपेंडिकुलर टू वेक्टर R। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं L इक्वल टू R इंटू P साइन थीटा। तो R इंटू P परपेंडिकुलर। वैसे मेनली आपके न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा या फिर ये वाला। ओके, अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर R और P दिए हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर R दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर P दिया हुआ है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो वेक्टर L कैसे आएगा? ये है R क्रॉस P। तो R क्रॉस P को आप कैसे लिखोगे? डिटरमिनेंट की फॉर्म में I कैप J कैप K कैप। R के कंपोनेंट X Y Z और फिर P के कंपोनेंट दूसरे नंबर पे जो वेक्टर है PX PY PZ।
तो इस तरह से ये वैल्यूज रख के आप वेक्टर फॉर्म में भी एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हमारे पास है रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के लिए L इक्वल टू आर क्रॉस पी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर आ जाएगा dl/dt, ये आ जाएगा, ये वेक्टर r है। जो जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है तो क्या होगा, dr/dt पहले का डिफ्रेंशिएशन इनटू दूसरा वेक्टर u/q आ जाएगा, प्लस फिर पहला u/q दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरा u/q आ जाएगा, प्लस फिर पहला u/q दूसरे का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। अब जो dr/dt है वो क्या होता है आपका, वो तो वेलोसिटी होता है v। dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेक्टर v क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, लीनियर मोमेंटम। तो v क्रॉस mv प्लस r क्रॉस dp/dt क्या होता है, f इक्वल टू dp/dt पढ़ा है आपने न्यूटन सेकंड लॉ में। तो ये dp/dt क्या है, f। तो v क्रॉस mv प्लस r क्रॉस f। अब मास तो कांस्टेंट है ये m, तो v क्रॉस v क्या आएगा, जीरो। एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो जीरो वेक्टर आ गई पहली टर्म तो पूरी। और दूसरा r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाउ इक्वल टू r क्रॉस f, तो ये टॉर्क है। और इधर क्या है, dl/dt। तो ये रिलेशन आ गया टॉर्क इक्वल टू dl/dt। तो ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, f इक्वल टू dp/dt, यहां पर है टाउ इक्वल टू dl/dt। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था आपने कि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो dp/dt जीरो, p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वैसे ही रोटेशनल मोशन में अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो dl/dt क्या होगा, जीरो, और इसका मतलब l क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इट सेज इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system is zero, then its angular momentum is conserved. Then its angular momentum is conserved. Angular momentum is conserved.
हमारे पास है टाउ इक्वल टू dl/dt। तो यह टाउ क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है इस इक्वेशन में। तो इफ टॉर्क जीरो है, इफ टाउ इक्वल टू जीरो, देन dl/dt इज जीरो। और डिफरेंशिएशन जीरो होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो वेक्टर L है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो एंगुलर momentum is conserved. So this is conservation of angular momentum. अब हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए अभी तक आप जो भी बॉडीज कंसीडर करते हैं जैसे मास m, तो उस पर mg डाउनवर्ड ले लेते हैं, ये पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, आप मानते हो कि यहाँ एक्ट कर रहा है। तो ये क्या पॉइंट है, वैसे तो इसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं इस बॉडी में, सभी का अपना अपना मास होगा m1 m2 m3 कुछ ना कुछ। तो एक पर फोर्स m1g, एक पे m2g, एक पर m3g, सब डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, उन सभी का वेक्टर सम, और सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सिंपली लीनियर सम हो जाएगा। लेकिन जो हम mg लिखते हैं, m क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ये पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर अगर हम टोटल मास मान लें कंसंट्रेटेड है, तो जो वेट ऑफ बॉडी है वो उतना ही आएगा जितना कि सारे पार्टिकल्स का सम करके वेट आता है। तो इट इज ए पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम्ड टू एक्ट। इट इज ए पॉइंट वेयर whole weight of the body, whole weight of the body may be assumed to act। और पहला पार्ट क्या कहता है, ये वो पॉइंट है जहां पर हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा वेट बॉडी का एक्ट कर रहा है। दूसरे तरीके से पॉइंट एट विच टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ए पॉइंट एट विच टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी, टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी is zero is called center of gravity of the body। center of gravity of the body। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या सेंटर ऑफ मास के साथ मैच करेगा? क्या किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा? वेल, मोस्टली केसेस में सेम होगा। कैसे? जो साइज ऑफ बॉडी है, जैसे इस पेन का साइज ये है यहां से यहां तक, अगर ओवर द साइज ऑफ द बॉडी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है आपका g, जो 9.8 जिसकी वैल्यू आप लेते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इस g की वैल्यू अगर ओवर द साइज ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही है, ओवर द साइज ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही है अगर, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। लेकिन अगर साइज ऑफ बॉडी इतना बड़ा है कि ओवर द साइज ऑफ द बॉडी जी की वैल्यू में कुछ चेंज हो सकता है, तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट और मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ओवर द हाइट ऑफ द
माउंट एवरेस्ट जो जी की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं आएंगे, लेकिन इस पेन का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम आएंगे। आपके घर में चेयर टेबल जो भी रखी है, इनके साइज ओवर द साइज चेंज नहीं होता है सेंटर ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो इसलिए आपके जो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डेली लाइफ में आप मोस्टली चीज़ें देख रहे हैं सबका सेम होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इफ ओवर द साइज ऑफ द बॉडी वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग देन सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट कोइंसाइड, अदरवाइज दे विल कोइंसाइड। ओके, तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको पूरे को इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इसको MOI लिखेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास को हम COM लिख रहे थे, क्योंकि इतना लंबा मैं इसको बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ मास m is rotating about a fixed axis with some angular speed omega. Let a body of mass m is rotating about a fixed axis with angular speed ओमेगा। ओके, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है। टोटल मास इसका m है। तो मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल होगा m1, इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस r1 होगी। यहाँ कोई पार्टिकल होगा m2, इसकी डिस्टेंस एक्सिस से r2 होगी। इसी तरह से यहाँ कोई मास mi होगा, उसकी डिस्टेंस ri होगी, और कोई मास mn होगा, उसकी डिस्टेंस rn होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वर्टिकल लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होता है 12 1/2 mv², और हमने ये भी पढ़ा था v = r ओमेगा। ये दो रिलेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन कर चुके हैं, और v = r ओमेगा ये रिलेशन भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो फॉर ith पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी मैं KI से लिख देता हूं, वो क्या होगा 12 mI/v² mi मास है ith पार्टिकल का, और vi उसकी स्पीड है। अब v है r ओमेगा के इक्वल, तो vi क्या होगा ri ओमेगा। तो KI = 1/2 mi ri² ओमेगा²। ये
सिर्फ एक इस मास एम आई की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n। हमने n पार्टिकल लिए हैं इसमें, तो n पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू kn। तो ki की वैल्यू रख दो, समेशन i इक्वल टू 1 to n 1/2 mi ri² ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको लिख देता हूं 1/2 ब्रैकेट में समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri² और ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। इसको मैंने लिख दिया k इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ये जो i है ये क्या है? ये इस ब्रैकेट वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह मैंने i लिखा है। तो वेयर i इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri²। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब हम आगे मोस्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लिखने के बजाय MOI लिखेंगे इसकी जगह। ओके, तो I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू रखते जाओ, स्मॉल i की 1 रखोगे m1r1², फिर प्लस करके i की वैल्यू 2 रखोगे m2r2²। इसी तरह n तक वैल्यू रखते जाओगे तो फाइनली क्या आएगी? mn/rn²। और ये r1 r2 rn क्या है? डिस्टेंस ऑफ m1 m2 mn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए rigid body about a fixed axis of about a fixed axis of rotation is defined as about a fixed axis is defined as, कैसे डिफाइन किया आपने? sum of products of the masses of the particles, sum of product of the masses of particles। कौन से पार्टिकल? जिनसे मिलके बॉडी बनी है। पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, constituting the body, masses of particle constituting the body and square of their respective distance, square of distance है ना, and square of their respective distance from the axis of rotation। तो ये हो गई डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends on number 1 shape and size of body, number 2
मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी। नंबर 3, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल mass of body. And number 4, relative orientation of body about the axis of rotation. Okay, तो orientation of body about axis of rotation, orientation of body about axis of rotation. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन। इसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा यहां से। रेडियस ऑफ जायरेशन, हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं m1 m2 अप टू इक्वल टू mn, वो सब इक्वल हैं m के। एक कोई भी स्मॉल मास m है हमने ये मान लिया कि जो पार्टिकल हैं बॉडी के उन सभी का मास इक्वल है। ओके, तो I हो जाएगा आपका mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर अप टू mrn स्क्वायर। मैं m कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। n से मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी। मैं उसको कैपिटल M से लिख देता हूं। एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, n पार्टिकल का क्या होगा m इंटू n, उसको मैंने कैपिटल M से लिख दिया। ये है टोटल मास ऑफ बॉडी, तो इसको मैंने लिख दिया m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, और मैं लिख देता हूं m, और ये ब्रैकेट की पूरी टर्म को मैंने लिख दिया k स्क्वायर। तो यहां पर जो ये k है, k की वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर की ये वैल्यू होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी, ये ब्रैकेट वाली टर्म का अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये क्या है, ये है जो स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका सम है डिवाइड बाय n से। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये मीन हो गया और उस मीन का ये अंडर रूट हो गया, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर
distance of particles from the axis of rotation. Root mean square, distance of particles from axis of rotation. इसको और कैसे लिख सकते हो? दूसरा तरीका ये है कि ये वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, अगर वहां पर टोटल मास m कंसंट्रेटेड मान ले बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल कर सम करने से आता है, यानी जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, उसके इक्वल आएगा। तो यहां दूसरी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो और करके हम नई नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस of rotation is defined as, कैसे डिफाइन किया आपने कि अगर आप टोटल मास ऑफ द बॉडी को एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पर मान लें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। इज डिफाइंड एज the distance from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation, distance from the axis of rotation at which if whole mass of the body, at which if whole mass of the body can be concentrated, at which if whole mass of the body is concentrated, तो क्या होगा उससे? वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सॉरी, जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन से मिलना चाहिए। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, its moment of inertia about given axis of rotation, about given axis of rotation would be same as with actual mass distribution, would be same as with actual mass distribution। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if whole mass of the body is concentrated, its moment of inertia about given axis of rotation would be same as with actual mass distribution. This is called radius of gyration.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर लिखते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये इसका मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लेन है, 2 डायमेंशन में है, और इसके परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस है। ये जो डॉटेड पार्ट बनाया है इसका मतलब ये इसके नीचे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये एक्सिस जेड एक्सिस मान लो। तो ये कहता है इस जेड एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ये ले लेते हैं हम, ये मान लीजिए x है और ये y है। तो x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इन द प्लेन ऑफ दिस बॉडी होंगे, और वो एक दूसरे को वहीं इंटरसेक्ट करेंगे जहां से ये क्रॉस कर रहा है। तो आपका जो आई जेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये कहता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पर जो ये प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो प्लेन है, ओके, सरफेस इज इन एक्स वाई प्लेन। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपका डेरिवेशन भी बताता हूं। तो ये कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना मतलब एक प्लेन सरफेस 2 डायमेंशन में जो है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, plane lamina about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane। कौन सा? ये जैसे हमने z दिखाया है, ये perpendicular to plane of the surface है, is equal to sum of the moment of inertia, is equal to sum of the moment of inertia of the lamina about any two, moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axis, mutually perpendicular axis in its own plane। ये एक्स वाई जो होंगे ये इन द प्लेन ऑफ द लैमिना होंगे, इन इट्स ओन प्लेन। और क्या होगा, वो वहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे एक्स वाई एक दूसरे को जहां से जेड पास कर रहा है, okay, in its own plane and intersecting each other at the point, and intersecting each other at the point
intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through lamina, तो ये है डेफिनेशन ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये इसके लिए डायग्राम हो गया, ये इसका रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं इसे प्रूव करने के लिए, मान लीजिए हम एक पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और ये डिस्टेंस ओरिजिन से r है, ये डिस्टेंस r है और इस पार्टिकल का मास है m। ओके, तो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट pxy। कंसीडर, ये प्रूफ कर रहे हैं अब हम इस थ्योरम का। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट px, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट z एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट z एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू m r स्क्वायर। अब ये कोऑर्डिनेट x y है, तो ये इस लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस बनेगी वो x होगी, यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ये x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी y एक्सिस से डिस्टेंस ये x, और x एक्सिस से इसके पैरेलल y के पैरेलल बनेगी ये वाली, ये क्या है, ये y के पैरेलल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो r स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। r स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ऑफ द पार्टिकल। अगर पूरी बॉडी का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट z एक्सिस, तो आई जेड ये क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का इतना है तो इसका समेशन कर दो, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। ये समेशन क्या है, ओवर ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी के n पार्टिकल हो गए तो n पार्टिकल पे जितने भी पार्टिकल होंगे बॉडी में उन सभी का समेशन। तो अब ये x क्या है, x है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये देखिए, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आई वाई हो जाएगा क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और इसी तरह से समेशन एम वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एक्स, क्योंकि y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये रही y, ये डिस्टेंस है, x एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये तो आई जेड इक्वल टू ये है आई वाई और ये क्या है आई एक्स। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये है आपका प्रूफ या डेरिवेशन, जो भी आप कहें। सो दिस इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर डायग्राम बना के समझेंगे। तो ये थ्योरम कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस
moment of inertia of a body about any given axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis about any given axis is equal to moment of inertia is equal to moment of inertia about a parallel axis about a parallel axis. ये जो parallel axis है it should be passing through center of mass. About a parallel axis through center of mass, through center of mass, और क्या होगा, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and square of perpendicular distance and square of perpendicular distance between parallel axis, between parallel axis. ओके, तो ये है स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं. मान लीजिए आपको ये एक बॉडी दी हुई है, कोई भी रेगुलर, मास m है और इस एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो इसका. तो ये कहता है अबाउट ए गिवन एक्सिस, ये गिवन एक्सिस ए बी है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इसके पैरेलल एक एक्सिस होना चाहिए जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करे. तो मान लो सी सेंटर ऑफ मास है और इस एक्सिस को नाम दे दिया ई एफ. तो जो ए बी है ये है पैरेलल टू ई एफ. तो एक पैरेलल एक्सिस होगा गिवन एक्सिस यहां ए बी है और उसके पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ई एफ है. आगे कहता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी m है, तो ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास विच इज ई एफ. तो आई ई एफ प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस. इन पैरेलल एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए हम h ले लेते हैं तो उसका स्क्वायर आएगा. ये हो गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ओके, तो ये है आई ए बी इक्वल टू आई ई एफ प्लस एम एच स्क्वायर. एम एच स्क्वायर क्या है, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड आएगा, सॉरी यहां पे ये वर्ड रह गया एक, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस. प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड, ये वर्ड मैंने एंड यहां रह गया था लिखना तो अब मैंने लिख दिया है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ई एफ मैंने h ले ली, तो मास ऑफ बॉडी m इंटू एच स्क्वायर.
ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं EF एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल ले लेता हूं जिसका मास है स्मॉल m। ओके, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट डिस्टेंस x फ्रॉम EF। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट EF इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वेयर। आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो AB से m की डिस्टेंस क्या होगी? ये तो h होगी और ये x, ये h ये x, तो h प्लस x का स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ इस पार्टिकल का। पूरी बॉडी का निकालना हो तो क्या होगा? मैं यहां लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट AB इज IAB इक्वल टू क्या होगा? इसका समेशन हो जाएगा, समेशन m इंटू एच प्लस एक्स का स्क्वायर। ये समेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, ये हो जाएगा समेशन m h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2hx। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, समेशन m h स्क्वायर प्लस समेशन m x स्क्वायर प्लस 2h समेशन m x। क्योंकि h कांस्टेंट है, इन दो के बीच की सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैंने इसलिए समेशन से बाहर लिख दिया इसको। तो ये जो समेशन m है इसमें, क्योंकि इसमें भी h कांस्टेंट है, तो समेशन m क्या देगा आपको? ये देगा टोटल मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M। तो ये तो हो गया m इंटू एच स्क्वायर प्लस समेशन m x स्क्वायर। x क्या है? EF से डिस्टेंस। तो समेशन m x स्क्वायर क्या होगा? ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल का सम अबाउट EF। तो ये जो सेकंड लाइन, ये जो टर्म है, ये रिप्रेजेंट करती है IEF को, इसके अबाउट जो है, क्योंकि x EF से डिस्टेंस है। और ये जो समेशन mx है ना, ये होगा आपका जीरो, ये होगा आपका जीरो। क्यों? बिकॉज बॉडी विल बैलेंस इटसेल्फ अबाउट सेंटर ऑफ मास, और x जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से है। तो ये हो जाएगा 2h इंटू जीरो। ओके, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? बिकॉज बॉडी कैन बैलेंस इटसेल्फ अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो समेशन mx जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मैं IEF को पहले लिख देता हूं प्लस ये mh स्क्वायर को दूसरे नंबर पे, और तीसरी टर्म जीरो है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो IAB इक्वल टू IEF प्लस mh स्क्वायर। तो ये आ गया आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस हमने कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जो आज हमने किया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।